हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 31 जुलाई और आज हम लोग बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। मंथ एंड है और आज के जुलाई के सारे करंट अफेयर्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम से जाके आप सारी करंट अफेयर्स आप जो है वहाँ से जाके ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा भी करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होता है। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे वो है कोपा कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, फुटबॉल। तो कोपा कप फुटबॉल से संबंधित है। यह ब्राज़ील में खेला गया खेल था जो कि ब्राज़ील ने पहली बार ये कप जो है हासिल किया था। वहीं दूसरा क्वेश्चन है आपका सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है। तो ये भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खेल संबंधित क्वेश्चंस हैं, इसे आप नोट करते चलिएगा, आपकी परीक्षाओं में ये पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रिकेट। तो क्रिकेट संबंधित ये जो है कप है जिसे हम सीके नायडू कप से जानते हैं। एक एक नंबर के दोनों क्वेश्चन हैं, अपने आंसर से मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएचआरडी मंत्रालय का नाम बदलने का निर्णय किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एमएचआरडी मंत्रालय का नाम बदलने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसका नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है, शिक्षा मंत्रालय। नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये मंत्रालय का नाम बदल रहा है, आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय का निर्णय लिया गया है और यह जो है निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया। वहीं आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में एचआरडी मंत्री हैं। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये कौन से मंत्री हैं, एचआरडी के मंत्री हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिक्षा ढांचे के सभी पहलुओं को नया रूप देने हेतु नई नीति और शिक्षा की मंजूरी दी है। अब इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो इसको हम अभी जो ऑन पेपर अगर या आप कहीं अगर देख पाएंगे तो उसे आप NEP 2020 के नाम से लिखा आपको मिलेगा। ठीक है, किस नाम से लिखा मिलेगा, NEP 2020 के नाम से आपको ये देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि NEP 2020 भारत में 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को बदलेगी। मतलब कि इसके पहले 34 वर्ष पहले शिक्षा प्रणालियों में कुछ चेंजेस हुए थे जो कि अब 34 वर्ष बाद जो है NEP 2020 के माध्यम से इसे कुछ बदलाव किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने डीजल पर मूल्य वैट घटाकर 16.75% किया। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक आंसर सही होगा। तो यहाँ पे पहले तो पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने, मतलब कि यहाँ पे 4 राज्य सरकार के नाम दिए गए हैं, इसमें से एक सही होगा। वहीं बात की जा रही है डीजल के मूल्य पर, ठीक है, और वैट घटाने की बात की जा रही है। वैट मतलब मूल्य वर्धित कर, जो जिसे हम वैट कहते हैं, ठीक है। और 16.75% घटाया है, मतलब कि उसने जो घटौती की है वो 16.75% की है। तो किस सरकार के माध्यम से इससे किया गया है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, दिल्ली सरकार। ठीक है, दिल्ली सरकार ने 16.75% अपने डीजल के कर में मतलब वैट में इस घटौती की है। और इस कदम से दिल्ली में जो डीजल की कीमत थी वो 82 रुपये थी, उससे घट कर ये 73.64% हो गई है। कितना, 73.64%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से 30 जुलाई 2020 को किस राष्ट्र के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। यहाँ पे आपके 4 देशों के नाम दिए गए हैं। इस देशों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मॉरिशस। तो आपके बता दें कि मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे संयुक्त रूप से अगर पूछा गया है तो आपको यहाँ पे संयुक्त रूप से बताएंगे,
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रवीण जुगनाथ ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30 जुलाई को मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। तो किसने किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम मतलब प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ ने। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन कब किया है? 30 जुलाई को। ठीक, वहीं आपको बता दें कि भवन के शुभारंभ के दौरान अपने संबोधन में मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि मॉरिशस हिंद महासागर क्षेत्र के प्रति भारत के दृष्टिकोण का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नए अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 3 में से 1 बच्चे को अपने रक्त में किस रासायनिक तत्व के उच्च स्तर का खतरा है? तो यहाँ पे भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, लेड। तो एक नए अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 3 में से 1 बच्चे को रक्त में अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तर का खतरा होता है, जिसे जो है पुनर्चक्रण का नेतृत्व करने वाले अध्ययन नोटों को अक्सर गरीब और मध्यम आय वाले देशों में लापरवाही से किया जाता है, जहां औद्योगिक प्रदूषण सुरक्षा उपायों को खराब तरीके से लागू किया जाता है, और या तो इसे खराब तरीके से लागू किया जाता है या कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 में से 1 बच्चों को अपने रक्त में से उच्च दाब का स्तर का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय को यूएन जलवायु परिवर्तन युवा सलाहकार समूह के रूप में नामित किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर होगा वो है अर्चना सोरेन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। तो आपको बता दें कि भारतीय कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह हेतु नामित किया है। नए सलाहकार समूह में दुनिया भर से 18 से 28 वर्ष के बीच 18 से 28 वर्ष के बीच की ये उम्र बताई जा रही है। ठीक, 18 से 28 वर्ष के बीच के युवा जलवायु नेता हैं और बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने हेतु दृष्टिकोण और समाधान प्राप्त करेंगे ये। वहीं बता दें आपको कि अन्य चुने हुए जो सदस्य हैं उनके बारे में आपको बता दें, तो अन्य देशों से जो चुने हुए, जैसे सूडान से नसरीन एल्सिम को चुना गया है, अर्नेस्ट गिब्सन को फिजी से चुना गया है, ब्लादिस्तान कैम सोफिया कियानी और भी पालोमा कोस्ट जैसे ब्राज़ील से चुना गया है। इन सब आदि मतलब 5 से 7 लोगों को और इस जो है चुनाव में शामिल किया गया है, जिसका नाम नामित किया गया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेटीएम मनी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वरुण श्रीधर। तो वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे हम सीईओ कहते हैं, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसका पूरा नाम होता है, इनको जो है पेटीएम मनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कि पेटीएम की निवेश संपत्ति प्रबंधन सहायक कंपनी है। वहीं आपको बता दें कि प्रवीण जाधव की जगह लेंगे, मतलब कि इसके पहले जो है जाधव यहाँ पे इसके सीईओ के रूप में कार्यरत थे, जिन्होंने पेटीएम प्रबंधन के साथ मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया था। वह इन्फिनिटी ब्रोकरेज सेवाओं के आरंभ और विकास का नेतृत्व करेंगे और कंपनी के मौजूदा उत्पादों जैसे म्यूचुअल फंड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और स्वर्ण सेवाओं पर नजर करेंगे। पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत जरूरी है, अभियान किन 2 राज्यों से शुरू किया गया? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारत के 2 राज्यों में जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है, जो कि उन्हें उपज और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह बीमा 3 वर्ष के लिए वैध होगा। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए वैध होगा, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत बीमित किया जाएगा और
वहीं बता दें आपको कि भारतीय एक्सा को सरकार से बीमा या फसल बीमा के लिए 800 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। कितने? 800 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और यह महाराष्ट्र के 6 और कर्नाटक के 3 जिलों में लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान गुस्तेव ट्रोवे अवार्ड किस नौका को सम्मानित किया गया है? मतलब कि गुस्तेव ट्रोवे अवार्ड से किस नौका को सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आदित्य। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित फेरी आदित्य को इलेक्ट्रॉनिक वोट्स और वोटिंग में उत्कृष्टता हेतु प्रतिष्ठित गुस्तेव ट्रोवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि फेरी की श्रेणी में पेड पैसेंजर सर्विस हेतु तैयार की गई यह विश्व की सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉनिक वोट है। और वहीं सौर संचालित कंप्यूटर फेरी, यह जो है मतलब कि इस अगर नौका की बात की जा रही है तो यह एक सौर संचालित कंप्यूटर फेरी है जो कि 2017 में केरल के वेम्बनाड वेंकटार से शुरू की गई थी। कहाँ से? वेम्बनाड बैंक वाटर्स से शुरू की गई थी। ठीक है। वहीं आपको बता दें कि आदित्य एशिया से पुरस्कार हेतु चयनित एकमात्र नौका थी और गुस्तेव ट्रोवे अवार्ड विश्व का एकमात्र अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वोट्स अवार्ड है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोट्स को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आश्रय। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि पुणे का एक यूनिवर्सिटी है, पुणे के एक विश्वविद्यालय ने इसे डेवलप किया है, इसे रिसाइकिल किया, मतलब इसे पहले बनाया जा चुका था, अब फिर से इसे बनाया गया है। तो उसने एक मेडिकल बेड बिस्तर का जो है विकसित किया है जो कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको अलगाव के लिए इसे जो है विकसित किया गया है कि उन्हें इससे बचाव के लिए थोड़ा दूरी पे रखा जाए, थोड़ा दूर दूर रखा जाए, जिससे कि वो अपने कोविड-19 के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसका वो फॉलो कर सके। ठीक है। तो उसे पुणे के एक इंस्टीट्यूट ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा उसे विकसित किया गया है, जिसे मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का नाम आश्रय रखा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो अभी पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट जारी हुई है उसमें मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें बाघों की आबादी सबसे अधिक है। अब इस आबादी के अनुसार जैसे कई राज्यों में उसकी संख्याएं क्या क्या हैं तो उसके बारे में हम आपको बता दें। अब इसमें वन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार जो मध्य प्रदेश में संख्या है वो 526 है। कितनी? 526। उसके बाद फिर नंबर आता है कर्नाटक का। कर्नाटक में 524 बाघ की संख्याएं हैं। और उसके बाद फिर जो है आपको बता दें कि उसके बाद जो नंबर आता है, उसके बाद फिर उत्तराखंड का नंबर आता है और उत्तराखंड में 442 बाघों की संख्या है। ये 2018 के रिपोर्ट के अनुसार से बताया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में बाघ दिवस मनाया गया है, अभी इसकी कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं आज के 2 क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का 2 क्वेश्चंस क्या है, चलते हैं देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय खेल संस्थान के बारे में बात की जा रही है, कहाँ है? ये इंडिया के बारे में की बात की जा रही है, भारत के बारे में। तो भारत के किस राज्य में ये स्थित है आपको यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। तो दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, अपने डायरी में नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो आज की। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।